प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जहां जहां से भी सुन रहे हैं, सभी को दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं समंदर नगरी कॉक्स बाजार के एक युवक मोहम्मद नाहिद की दिल दहला देने वाली एक सच्ची जीवन कहानी। इस कहानी में है दुख, कष्ट, त्याग और ऐसे ऐसे पल जिन्हें सुनकर आपकी आंखों के आंसू रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नाहिद हुसैन है। मेरा घर समुद्र नगरी कॉक्स बाजार में है। मित्रों, अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बता दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिता, माँ, दादा दादी रहते हैं। इसके अलावा मेरे 3 छोटे चाचा भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे परिवार में मेरे 5 बड़े भाई भी हैं। यानी हम कुल 6 भाई हैं और हमारी कोई बहन नहीं है। हमारा परिवार कॉक्स बाजार शहर से थोड़ी दूर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे पिता एक आलिम हैं। वे अलग अलग जगहों पर वाज महफिल करते हैं और हमारे इलाके के एक बड़े मदरसे में अध्यापन भी करते हैं। बचपन से ही उनके सपने थे कि उनके बेटे पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। वे चाहते थे कि हम सब बड़े होकर मौलाना बने, दीन के रास्ते पर काम करें, इस्लाम की सेवा करें, ताकि हमें देखकर और लोगों में भी इस्लाम धर्म के प्रति रुचि पैदा हो। इसी तरह मेरे पिता ने बड़े भाइयों को मदरसे में पढ़ाया। भाई लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करते थे। वे शादी भी बड़ी उम्र तक नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही थी। हमारे 6 भाइयों में हर एक की उम्र का फासला ठीक 1 साल का था। खैर, इसी तरह पढ़ाई करते करते मैंने मदरसे से आलिम की पढ़ाई पूरी की। लेकिन आलिम पास करने के बाद अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, जब सारे भाई मदरसे में पढ़ रहे हैं और मैंने भी मदरसे में पढ़ाई कर ली, तो क्यों ना मैं आप स्कूल लाइन में पढ़ाई करूं? मैंने ये बात अपने पिता से कही। मैंने उनसे कहा, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, अब मदरसे में नहीं पढ़ूंगा। यह सुनते ही पिता बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। तूने आलिम मदरसे से किया है, अब सब कुछ तेरे लिए मदरसे से ही होगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसी इच्छा नहीं थी। मेरे नाना का घर चटगांव में था। मेरे एक मामा सरकारी कॉलेज में शिक्षक थे। उन्होंने मैंने अपनी इच्छा साझा की। उन्होंने मेरी माँ से कहा, जब नाहिद मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता और स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दिया जाए। मेरी माँ ने तब पिता को समझाया, आपके 6 बेटे हैं, अगर सभी मदरसे में ही पढ़ाई करेंगे तो यह कुछ एक रस हो जाएगा। कम से कम एक बेटा तो स्कूल में पढ़े। मेरे पिता आमतौर पर माँ की बातों को बहुत महत्व देते थे, इसलिए माँ ने जब समझाया तो वे मान गए। इसके बाद मैंने मामा से चर्चा की कि कहाँ दाखिला लिया जाए। मामा ने मुझे पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, डिप्लोमा करने से अच्छी नौकरी के अवसर मिलते हैं। चाहे तो बाद में बीएससी भी कर सकता है, वरना सिर्फ डिप्लोमा से ही डिप्लोमा इंजीनियर बन सकता है। मामा की बात मानकर मैंने चटगांव के एक पॉलिटेक्निक में 4 साल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन मामा का घर उस पॉलिटेक्निक से बहुत दूर था। वहाँ से आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था, नाम था तारेक। हम दोनों ने ही मदरसे में पढ़ाई की थी, लेकिन तारेक पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो आलिम की परीक्षा में फेल हो गया। फिर भी वो मुझे बहुत चाहता था। हम दोनों एक ही गाँव के थे, साथ साथ बड़े हुए थे। तारेक मेरे लिए लगभग एक भाई जैसा था। एक दिन भी अगर उसे मुलाकात न होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए कॉक्स बाजार छोड़कर चटगांव चला गया तो मेरी आंखों में ना तो माँ बाप के लिए आंसू आए, ना भाइयों के लिए। सिर्फ तारेक की याद आते ही मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। बस में बैठने के बाद भी मैं उसे इतना मिस कर रहा था कि मन कर रहा था बीच रास्ते में उतरकर कम से कम एक रात तारेक के साथ बिता लूं। लेकिन माँ बाप के चेहरे की ओर देखकर मैं पढ़ाई के मकसद से चटगांव चला गया और पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद पढ़ाई करते करते समझ में आया कि मामा के घर से इतना दूर आना जाना करना मेरे लिए बहुत कठिन है। जब मैं पहले साल से पास होकर दूसरे साल में पहुंचा तो दोस्तों से चर्चा की। मैंने कहा, इस तरह पढ़ाई जारी रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम किसी लॉजिंग हाउस में रहकर पढ़ाई करो। लेकिन किसी और के घर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। फिर मैंने माँ से मोबाइल पर बात की। मैंने कहा, मामा के घर से कॉलेज बहुत दूर है, इतनी दूर आना जाना अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि कॉलेज के करीब कहीं रहूँ। माँ ने कहा, ठीक है।
मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मेस में रहने की सोच रहा हूँ, लेकिन नए होने की वजह से कोई मुझे अपने मेस में लेने को तैयार नहीं था। तब मैंने योजना बनाई कि मैं खुद ही एक मेस किराए पर लूँगा। ज़रूरत पड़ने पर दूसरे लोगों को भी सदस्य बना लूँगा, लेकिन शुरू में मैं अकेला रहूँगा। माँ ने तब मेरे लिए कुछ पैसे भेजे। उन्हीं पैसों से मैंने एक मेस किराए पर लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। बहुत तलाश करने के बाद मुझे चटगांव के 2 लड़के मिले। उनकी भी वही समस्या थी, घर से कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे में रख लिया। वे तब नए नए पहले साल में दाखिला लिए थे। हालांकि वे मुझसे छोटे थे, फिर भी मैंने उन्हें दोस्त की तरह ही माना और हम सब एक ही कमरे में साथ रहने लगे। मैं उन दोस्तों के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक समस्या शुरू हो गई। हमारा कमरा बिल्कुल नीचे की मंजिल पर था, जहां ना तो ढंग से रोशनी आती थी और ना ही हवा। नतीजा ये हुआ कि कपड़े धोकर सुखाने पर सूखते ही नहीं थे, इसलिए हमें कपड़े छत पर सुखाने पड़ते थे। लेकिन समस्या ये हुई, अक्सर मेरी शॉर्ट्स या टी शर्ट ही गायब हो जाती। बाकी सबके कपड़े ठीक ठाक रहते, पर मेरी चीजें ही नहीं मिलती। खासकर शॉर्ट्स बार बार गायब होती। इससे मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने मकान मालिक से पूछा। वो गुस्से में बोला, मेरे घर में बाहर का कोई घुस ही नहीं सकता, शायद हवा में उड़ गई होगी। मैंने कहा कि नहीं काका, मैं तो क्लिप लगाकर सुखाता हूँ, हवा से उड़ने का सवाल ही नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे समझाकर चुप करा दिया। इस तरह लगभग 1 महीना निकल गया। मैंने लगभग तय कर लिया कि अब शॉर्ट्स सुखाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जिस दिन दूंगा उस दिन वो जरूर गायब होगी। ऐसे ही एक दिन देखा, मकान मालिक की बेटी मुक्ता, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका पति घर जमाई था और बैंक में नौकरी करता था, बाजार जा रही है। उसके साथ एक बच्चा भी था। मैं कॉलेज से लौट रहा था, तभी अचानक देखा वो मेरी वही गायब हुई टी शर्ट पहनकर बाजार जा रही है। मैं हैरान होकर रुक गया। दिल में आया, अरे ये तो साफ मेरी टी शर्ट है, लेकिन मालिक की बेटी है, मैं कैसे पूछूं? इसलिए कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन सोचता रहा, क्या ये सच में मेरी टी शर्ट है या बस डिजाइन मिलती जुलती है? शायद उसने ऐसी ही दूसरी टी शर्ट खरीदी होगी। फिर रात 10 बजे मैंने एक दोस्त से कहा, यार देख, छत पर कपड़े सुखाने देता हूं तो सिर्फ मेरी चीजें गायब होती हैं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बोला, ठीक है, तू एक बार पहरा दे, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन मैंने योजना बनाई। असर की नमाज के काफी बाद कपड़े धोकर छत पर सुखाने डाले। मन ही मन जानता था कि अगर कोई लेगा तो इसी समय लेगा। मैं छत के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा रहा। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक देखा मकान मालिक की बेटी मुक्ता दौड़ती हुई आई और मेरी शॉर्ट्स खींच कर ले गई। मैं हैरान होकर देखता रह गया, लेकिन मुंह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आवाज लगाना भी चाहा, पर गला जैसे बंद हो गया। उस घटना के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये काम वही कर रही है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सोचा अगर बात बाहर निकल गई तो उल्टा हमें ही घर से निकाल देंगे। जमींदार की बेटी पर कुछ कहा तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। 2 दिन बाद एक शाम में छत पर गया। आमतौर पर मैं छत पर नहीं जाता था। उस दिन एक कोने में बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी देखा मुक्ता हाथ में किताब लिए छत पर आई। उम्र में मुझे करीब ही लगी। फूलों के गमले के पास बैठकर किताब पढ़ने लगी। मैं सोच में पड़ गया, क्या उससे पूछूं, कहूं कि उसने मेरे कपड़े चुराए हैं, लेकिन सीधे चोर कहने की हिम्मत नहीं थी। काफी देर खड़ा रहने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर मैंने कहा, मुक्ता आपा, क्या पढ़ रही हैं? वो मुस्कुराकर बोली, किताब पढ़ रही हूं, 7 कहान। मैंने कहा, थोड़ा मुझे भी दीजिए, पढ़ने का मन कर रहा है। उसने किताब बढ़ाते हुए कहा, अच्छी बात है, लीजिए। तो उसने मुझे किताब दे दी और बोली, ठीक है, आप पढ़िए। मैंने सोचा सीधे कह नहीं पाऊंगा, इसलिए किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर लिख दिया, आपने जो टी शर्ट पहनी थी उस दिन बाजार जाते वक्त, वो मेरी टी शर्ट थी। अब मैंने पहचान ली, और अगले दिन मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, वहां से आपने ही मेरी शॉर्ट्स उठाई थी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अगले दिन कॉलेज जाते समय मैं उनके घर जाकर कॉलिंग बेल दबाया।
जानता था इस समय मकान मालिक नहीं होंगे, सिर्फ मुक्ता होगी। दरवाजा खोलकर वो बोली, किताब कैसी लगी? मैंने कहा, अच्छी, अब किताब ले जाइए। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, शाम को देना। मुझे लगा शायद घर में कोई है इसलिए नहीं लेना चाहती। मैंने किताब वापस ले ली और कॉलेज से लौटकर शाम को छत पर जाकर किताब दे आया। उस वक्त वो दूसरी किताब पढ़ रही थी। किताब देकर भी मैं कह नहीं पाया कि पीछे के पन्ने पर मैंने कुछ लिखा है। काफी दूर जाने के बाद अचानक लगा, अगर उसने ना पढ़ा और किसी और ने देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। दुविधा में फिर से जाकर खड़ा हो गया। मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, कुछ कहेंगे? मैं हकलाते हुए बोला, अब आपकी किताब के पीछे मैंने कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। ये कहकर मैं भाग आया। 3 दिन तक मैं छत पर नहीं गया। शर्म और डर दोनों ही काम कर रहे थे। 3 दिन बाद दोपहर में मुक्ता खुद मेरे कमरे की कॉलिंग बेल दबाई। हाथ में दूसरी किताब थी। उसने मुझे दी और कहा, ये किताब पढ़िए, इसके आखिरी पन्ने में आपके सवाल का जवाब है। मैंने तुरंत किताब खोलकर आखिरी पन्ने पर नजर डाली। वहां लिखा था, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका पहनावा, चलना फिरना, शरीर की बनावट सब मुझे आकर्षित करता है। इसलिए मैंने आपकी चीजें ली क्योंकि उनकी खुशबू मुझे भाती है। और अगर सचमुच मेरा जवाब जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। अंत में उसने अपना फोन नंबर लिखकर छोड़ दिया। मुक्ता किताब मुझे हाथ में दी। मैं कमरे में बैठकर बहुत सोचने लगा, फोन करूं या नहीं। दोस्त सब सो चुके थे। रात भी काफी गहरी थी। हिम्मत करके मैं छत पर चला गया। घड़ी में तब लगभग 12:30 हो रहा था। वहां खड़े खड़े मैंने मुक्ता द्वारा दिए नंबर पर बार बार कॉल करने शुरू कर दिए। 5-6 बार कॉल करने के बाद देखा उसके हाथ में ही फोन बज उठा और मुक्ता खुद भी छत पर आ गई। चांदनी में वो साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, फिर उसने छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुक्ता बोली, इतनी रात को किसी शादीशुदा औरत को फोन करने से वो घर में कैसे रिसीव करेगी? मैं चौंक कर बोला, अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आपका पति भी उसी कमरे में सोते हैं। वो हंसते हुए बोली, चलिए बैठिए। हम दोनों छत के एक कोने में बैठ गए। मैं हैरानी से पूछ बैठा, आप रात में पति को छोड़कर छत पर चली आईं? अगर वे जग गए तो? मुक्ता निश्चिंत स्वर में बोली, वो किसी भी हालत में सुबह तक नहीं उठेगा। वो मोटा है, छोटा है, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं। कोई उसे बुलाकर भी जगा नहीं पाएगा। मैंने सीधे पूछ लिया, आप इतनी खूबसूरत, लंबी, गोरी हैं, फिर भी आपने ऐसा आदमी से शादी क्यों की? वो कुछ समय चुप रहने के बाद बोली, मैं चाहकर शादी नहीं की, मुझ पर दबाव डालकर ही रिश्ता किया गया था। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र की थी। परिवार के दबाव में उन्होंने मुझे इस इंसान के हवाले कर दिया क्योंकि वो सरकारी बैंक में मैनेजर था। मैं राजी नहीं थी। शादी के बाद परिवार से बहुत झगड़े हुए, पढ़ाई छोड़ दी ताकि घर बार ना करना पड़े। 3 महीने तक फुआ के घर छिपकर रही, फिर भी उन्होंने मुझे वापस करके उसके घर रख दिया। मुक्ता की आंखें नम हो आईं। वे बोली, जब बाबू का जन्म हुआ तब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके भविष्य के बारे में सोचकर, उसके चेहरे को देखकर मैं सब सहकर घर चला रही हूँ। मैंने पूछा, इस बारे में आपके घर वाले क्या कहते हैं? मुक्ता ने सांस छोड़कर कहा, हमारा परिवार बहुत संवेदनशील है। उन्होंने साफ कहा कि जिसको शादी दी गई है उसी के साथ रहना होगा। हमारे परिवार में किसी को छोड़कर किसी और से शादी करने की परंपरा नहीं है। चाहे कितना ही दुख हो, मुझे उसी के साथ चलना होगा। किसी और के पास जाने का विकल्प नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद हिम्मत करके मैंने कहा, मुक्ता, एक सवाल पूछूंगा, नाराज मत होना। वो देखकर बोली, पूछिए। मैंने पूछा, आप मेरे कपड़े, टी शर्ट, शॉर्ट्स छत से लेकर क्यों जाती हैं? मुक्ता ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, जब तुम पहली बार हमारे घर में आए थे, सीसीटीवी में तुम्हें देखा। पहली नज़र में ही मुझे बहुत भाया। लगा अगर जीवन में ऐसा लड़का मिलता तो उसके साथ जिंदगी बिताती। पर मुझे ज़बरदस्ती उस आदमी से शादी करा दी गई जिसे देखकर मुझे घृणा होती है। उसके कपड़े तो किसी डरावने दैत्य जैसे, मोटे, काले, छोटे, बिल्कुल बुरे दिखते हैं। इसलिए तुम्हें नहीं पा सकने की कश्मकश में मैं तुम्हारे कपड़े ले लेती। उनकी खुशबू से मुझे थोड़ी शांति मिल जाती थी। मैं हैरान होकर बोला, क्या ये ठीक है? वो आंखें झुकाकर बोली, अच्छा बुरा मैं नहीं जानती। मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका है। किसी भी चीज़ में सुकून ढूंढना होगा। ऐसी बातें करते करते अजान का समय आ गया। गाफिल ही रहकर फजर की अजान सुनाई दी। मुक्ता अचानक बोली, मेरा पति तो नहीं उठेगा पर पापा उठेंगे।
वो फजर पढ़कर छत पर घूमने आते हैं। अगर वो तुम्हें देख लें तो बहुत गुस्सा होंगे। अभी ही चलो, हम दिन में फ़ोन पर बात करेंगे। ये कहकर वो नीचे उतर गई। मैं भी अपने कमरे में लौट आया। सारी रात जागे रहने की वजह से सुबह कॉलेज भी नहीं जा पाया। दोपहर में उठने पर मुक्ता का फ़ोन आया। क्या कर रहे हो, खाया? मैंने कहा नहीं, अभी अभी उठा हूँ। वो जल्दी जल्दी बोली, फ़ौरन हमारे घर आ जाइए, कोई नहीं है, सिर्फ मैं और बाबू हैं। मैंने आपके लिए खाना बनाया है। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर चला गया। सचमुच टेबल पर शाही खाना सजा हुआ था। हम दोनों और बाबू मिलकर खाने बैठे। खाते समय ऐसा लग रहा था मानो सपना देख रहा हूँ। उस रात फिर उसने फ़ोन किया, छत पर आएंगे? मैं गया। फिर लगभग हर रोज़ ही रात गहराने पर हम छत पर मिलते। आखिर में तो हमने छत पर एक पंपिंग बेड भी रख लिया। हर रात वहीं सोते और सुबह होने से पहले सब कुछ समेट लेते। इसके बाद कुछ महीने गुजर गए। हमारा रिश्ता अब केवल मानसिक नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह शारीरिक संबंध में बदल गया। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन उस लड़की ने मुझसे कहा वो प्रेग्नेंट है। उसने बताया कि उसके पति के साथ उसका कभी शारीरिक संबंध ही नहीं हुआ। उसके पति ने कोई ऑपरेशन कराया था। तभी से पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह बंद हो गया था। कई महीनों से उसकी तबीयत की वजह से यही चल रहा था। उसका कहना था, जब मेरे पति से कभी हुआ ही नहीं तो इस बच्चे की पहचान क्या दूंगी? अब मैं क्या करूं? मैंने पूछा, तुम तो हर रात अपने पति के साथ सोती हो, फिर कैसे? वो बोली, एक बार भी नहीं हुआ। मैं बच्चे को रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, बच्चे को गिरा दूँ तो कोई झंझट नहीं होगा। तब उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम इतनी आसानी से बच्चे को मारने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं एक काले आदमी के घर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सिर्फ बच्चे के लिए टिकी रही, और तुम सोच रहे हो मैं बच्चे को मार डालूंगी? मैंने फिर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोली, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। छोड़ने के बाद तुम्हें शादी करूंगी। तो मुझे शादी करोगे? मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो इस घर की मालकिन हो, मैं तो किराएदार हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मेरा परिवार कभी नहीं मानेगा। वो बोली, मुझे नहीं पता क्या करूँ, पर अगर तुमने मुझे शादी नहीं किया तो मैं बहुत बुरा कर बैठूंगी। ज़रूरत पड़ी तो सबको बता दूंगी, आत्महत्या करके मर जाऊंगी, चिट्ठी लिखकर छोड़ दूंगी। ये बातें वो छत पर बिस्तर पर लेटे लेटे कह रही थी। अचानक मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने कहा, मुक्ता तुम नीचे जाओ, मैं बाद में आकर बात करूंगा। हम नीचे आ गए। वो अपने कमरे में चली गई, मैं अपने कमरे में लौट आया। तभी मुझे याद आया मेरा दोस्त तारिक। जब भी मुश्किल में पड़ता था मुझे लगता था वही बचा सकता है। सुबह मैंने उसे फ़ोन कर बुलाया क्योंकि ये मामला बहुत ज़रूरी था। उसने कहा, तू गांव आ जा। मैंने कहा, नहीं, मैं कॉक्स बाजार नहीं जा सकता, पढ़ाई चल रही है, तू ही आ जा। तारिक फिर चटगांव आ गया। बैठकर मैंने उसे सब विस्तार से बताया, पूरा किस्सा समझाया और कहा, मैं इस हालात में हूँ, अब क्या किया जाए? उसने कहा, मामला बहुत खराब है। लड़की का बाप बहुत असरदार और ताकतवर आदमी है। तेरे साथ ऐसा हुआ तो बड़ा झगड़ा होगा। और दूसरी बात, लड़की का अभी भी पति है। अगर पति को समझ आ गया कि उसके पेट में बच्चा है तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जल्दी कुछ करना होगा। मैंने पूछा, क्या करूं? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, सच बोल। मैंने कहा, बोलूंगा। उसने पूछा, क्या तुझे ये लड़की पसंद है? मैंने कहा, बहुत पसंद है। वो बोला, तो तू इसे शादी करेगा? मैंने कहा, हाँ करता, अगर इसका पहले से निकाह ना होता और बच्चा पेट में ना होता। वो बोला, अगर ये अपने पति को छोड़ दे तो क्या तू शादी करेगा? मैंने कहा, दोस्त मुझे नहीं पता। वो बोला, अच्छा तू फ़ोन दे, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा, नहीं तू मत कर, मैं ही कर लूँगा। मैंने फ़ोन किया, तब रिसीव हुआ। मैंने मुक्ता से कहा, मेरा एक दोस्त है तारिक, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो कॉक्स बाजार से आ रहा है, तुमसे थोड़ी बात करना चाहता है। घड़ी में तब लगभग 2:30 बज रहे थे। मुक्ता बोली, अभी फ़ोन पर बात करना मुमकिन नहीं। मेरा पति थोड़ी देर में घर आ जाएगा, पापा तो पहले से ही घर में हैं। रात 11-12 बजे जब मैं सोने जाऊंगी तब तुम्हारा दोस्त ले आना, मैं छत पर उससे बात करूंगी। मैंने कहा, क्या उसे यहाँ लाना सही होगा? वो बोली, कोई दिक्कत नहीं, तुम ले आओ, फ़ोन पर नहीं हो पाएगा। फिर फ़ोन काट दिया। मुक्ता की बात मानकर उसी रात में तारिक को छत पर ले गया। हम बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। मुक्ता आई तो तारिक हैरान रह गया। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं, उसके चेहरे पर अजीब सा जादुई आकर्षण था। तारिक ने मेरी तरफ देखकर कहा, दोस्त लड़की तो बहुत खूबसूरत है।
मैंने कहा सुंदर होने से क्या, उसका तो पहले से निकाह हुआ है। तारिक बोला अरे यार छोड़ना, लड़की घर की मालकिन है, अरबों की संपत्ति है, कोई भाई बहन नहीं है, बस एक शादी हुई है, बच्चा भी है। इतनी सुंदर लड़की अगर तेरे पास रही तो सब पागल हो जाएंगे। तारिक बोला एक काम कर, जो हो चुका है उसे छोड़ दे, इससे कह अपने पति को छोड़ दे, पति से अलग होकर तू इससे शादी कर ले। मैंने कहा दोस्त ये ठीक नहीं लग रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। वो बोला देख मैं तेरा भला ही चाहता हूँ, अगर तू ये करेगा तो तेरी जिंदगी बहुत सुख की होगी। तू चटगांव शहर में अरबी अंदाज की जिंदगी पाएगा, बड़ा घर और खूबसूरत बीवी। गांव जाएगा तो सब तेरी ओर देखेंगे, बच्चा है या नहीं बाद में देख लेंगे, कोई परवाह नहीं करेगा। जो हो सके जल्दी शादी कर ले। फिर उसने मुझे किनारे किया और सीधे मुक्ता के पास जाकर बोला आप अपने पति को छोड़ दीजिए, जितने कागजी काम करने होंगे सब कर लीजिए, मेरा दोस्त आपसे शादी करेगा, मैं इसे पक्का करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं। तारिक ने चालाकी से मुक्ता को मना भी लिया। फिर अगले दिन से उनके घर में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। चौकीदार चिल्लाने लगा, ससुर के साथ झगड़े, पूरे घर में उथल पुथल। मुक्ता ने ठान लिया कि वो अब पति के साथ नहीं रहेगी, बल्कि उसे छोड़ देगी, लेकिन उसके माँ बाप भी ये मानने को तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर जबरदस्त लड़ाई और झगड़ा। लगभग 2 दिन तक मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा, उसका फोन बंद रहा, मैं उसके घर भी नहीं जा सका। उसका पिता ऑफिस नहीं गया, उसका पति भी ऑफिस नहीं गया, सब घर पर ही रहे और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। फिर एक रात लगभग 10 बजे उनके घर के नीचे एक एम्बुलेंस आकर रुकी। मैं हैरान होकर बाहर गया, आखिर एम्बुलेंस क्यों आई? मैंने देखा उनका परिवार एक एक करके लोगों को अस्पताल ले जा रहा है। वो बहुत बीमार थी, मैं उससे संपर्क भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं था। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने रिसीव किया। वो बोली भाई मैं मुक्तर सहेली हूँ, कृपया आप हमारे घर आइए, मैं आपको लेकर मुक्ता के पास ले जाऊंगी। मैंने कहा क्या ये ठीक लगेगा? वो बोली आप आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं घर नहीं आऊँगा, मैं अस्पताल आ रहा हूँ, आप अस्पताल के गेट पर आइए। वो बोली अच्छा ठीक है, आप अस्पताल आइए। फिर उसने मुझे बताया मुक्ता किस अस्पताल में है। मैं वहाँ पहुँचा, लड़की आई और बोली ठीक है आप चलिए। फिर उसने मुझे बाहर खड़ा कर दिया, मैं पहले अंदर की स्थिति देख कर आती हूँ। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद आकर मुझे बुलाया, आप आइए। मैं अंदर गया और जाते ही मुक्ता ने मुझे गले लगाकर अस्पताल में ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए कह रही थी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा सब ठीक है, तुम मुझे प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रहोगी, मैं ये सब मानता हूँ, लेकिन तुम इस हालत में क्यों हो, अस्पताल में क्यों हो? इतने दिन से तुम्हारा फ़ोन बंद था, मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं कर सका, एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहकर भी तुम्हारे साथ मेरी बात नहीं हो पाई। मुक्ता बोली मेरा परिवार मुझे किसी भी तरह उससे अलग होने नहीं देगा। आखिरकार मैं मजबूर होकर नींद की गोलियां खा ली, इतनी ज़्यादा खा ली कि मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। मेरा परिवार मुझे अस्पताल ले आया। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है अब क्या करोगी, क्या फैसला लिया है? मुक्ता बोली मैं यहाँ से निकलते ही पुलिस बुलाऊंगी, पुलिस से अपने पति से तलाक करवा लूंगी। मैंने कहा पुलिस कैसे? वो बोली मैं यहीं पुलिस बुलाऊंगी, अपनी सहेली से फ़ोन करवाऊंगी। मैंने कहा देखो ये अच्छा नहीं लगेगा, पुलिस बुलाकर तुम्हारे पिता को मुसीबत में डालना, तुम्हारे पति को छुड़वाना, ये सब करने से इज्जत आबरू का सवाल है। चूंकि तुम घर गृहस्थी नहीं करना चाहती, कोई तुम्हें जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता। तब उसने मुझसे पूछा देखो तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैंने कहा शादी करूंगा मतलब? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं नकारूंगा, ज़रूर शादी करूंगा, लेकिन मेरा सवाल है मेरे बच्चे की हालत क्या है? नींद की गोलियां खाने के बाद भी उसका स्वास्थ्य ठीक था, लंबी भी थी, इसलिए पेट बड़ा होने पर बाहर से पता नहीं चलता था। मुक्ता बोली इसकी चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम बस सब कुछ ठीक से कर दो। फिर उसने कहा मैं जा रही हूँ, तुम भी जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगी, अब फिर से नंबर चालू कर रही हूँ। उसी रात वो अस्पताल से घर लौट गई। इसके बाद रात में बाथरूम में जाकर छिपकर मुझसे फ़ोन पर बात करने लगी। बोली कल हमारे घर वकील आएगा, वकील के जरिए मेरे पति से तलाक होगा। सचमुच अगले दिन जैसे उसने कहा था वैसा ही हुआ। वकील के जरिए पति से तलाक हो गया, पति घर छोड़कर चला गया। मुक्ता ने तब अकेले रहना शुरू किया, सिर्फ अपनी छोटी बेटी के साथ। पति बेटी को नहीं ले गया, उसने कहा बेटी माँ के पास ही रहे, माँ के बिना वो रह नहीं पाएगी। इसके बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। मुक्ता के साथ हर तरह का संबंध चलता रहा।
कुछ ही दिनों में एक बात साफ हो गई, उसके पेट में जो बच्चा था वह नहीं बचा। दवाइयां खाने और झगड़ों की वजह से बच्चा गिर गया। परिवार में किसी को इसका पता भी नहीं चला। इसके बाद मैं नियमित रूप से मुक्ता के कमरे में जाने लगा, उसके साथ रहने लगा। क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए ज्यादातर समय घर पर रहते नहीं थे। मैं जब चाहूं मुक्ता के कमरे में जा सकता था। सब कुछ होते हुए भी मैं मन ही मन अपने दोस्त तारिक का आभारी था। अगर वह ना होता तो मैं कभी मुक्ता को इस तरह नहीं पा पाता। आखिरकार मुक्ता के तलाक के कुछ महीने बाद मैंने उससे शादी कर ली। अपने दोस्त तारिक को ही गवाह बनाया। चुपचाप कोर्ट में शादी हुई। इतनी सावधानी इसलिए बढ़ती क्योंकि मैं तब भी पढ़ाई कर रहा था और उसका परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करता। ऊपर से तलाक के तुरंत बाद शादी करना समाज की नज़रों में अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी बहुत सोच समझकर तारिक के जरिए शादी करवाई गई और तारिक हर कदम पर साथ रहा। हमने कोर्ट मैरिज की। शादी के कुछ दिन बाद मैं तब ऑनर्स में नहीं बल्कि पॉलिटेक्निक के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। चौथा वर्ष पूरा करके डिप्लोमा ख़त्म करने में अभी 1 साल बाकी था। मेरी योजना थी डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद मुक्ता को लेकर भाग जाऊं। उसका परिवार मानेगा या नहीं ये बाद में देखा जाएगा। मैं भागकर मुक्ता से शादी करके गृहस्थी करूंगा। मेरे परिवार को उस समय कुछ नहीं बताया जा सकता था क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। परिवार हर महीने मुझे पैसे भेज रहा था और मेरे बड़े भाइयों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ऐसे में अगर उन्हें पता चलता कि मैंने शादी कर ली है तो बड़ा झगड़ा हो जाता और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए समझदारी से बात को किसी को नहीं बताया गया। सिर्फ मैं और तारिक जानते थे और मुक्ता व उसकी एक सहेली जानती थी। वही सहेली एक दिन अस्पताल में मुक्ता से मिलने मुझे ले गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तीसरे वर्ष में पढ़ाई के दौरान अचानक राजनीतिक कारणों से हमारा कैंपस 15 दिनों के लिए बंद हो गया। तब मैंने मुक्ता से कहा, मैं कॉक्स बाजार घर चला जाता हूँ, कई साल से नहीं गया हूँ, तुम्हारे साथ फोन पर नियमित बात करता रहूंगा। मुक्ता मान गई। मैं कॉक्स बाजार घर चला गया। वहां जाकर मेरा और तारिक का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम साथ सोते, साथ घूमते, यहाँ तक कि एक जैसे कपड़े भी पहनते। बहुत लोग हमें देखकर कहते हम शायद एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दिन रात को मैंने देखा तारिक रो रहा है। मैं हैरान होकर बोला, क्यों रो रहा है? वो पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बताया, हमारे गांव में सादिया नाम की एक लड़की है, बहुत सुंदर। तारिक ने कई बार प्रपोज किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन लड़की ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। वो कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। तब मैंने तारिक से कहा, दोस्त, तेरी वजह से ही आज मुझे खूबसूरत बीवी और घर गृहस्थी मिली है। अगर तू ना होता तो ये सब नहीं होता, इसलिए तू चिंता मत कर। इस सादिया को मैं तेरी जिंदगी में जरूर लाऊंगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। तू बस मुझ पे भरोसा रख। उसने पूछा, देख दोस्त, कोई झगड़ा विवाद तो नहीं होगा ना? मैंने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन सुबह हम दोनों उठकर तैयार हुए। उसने मुझे कहा, आज दोपहर 3 बजे के आसपास सादिया कॉलेज से लौटेगी। वो हमेशा हमारे घर के सामने से ही जाती है। सादिया का परिवार अमीर और इज्जतदार था। उनके इलाके में खूब रुतबा था। हमारे घर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था और उसके नीचे बैठने की जगह। 2-3 बजे के आसपास सड़क पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती थी। ठीक 3 बजे सादिया कॉलेज से लौटी। मैंने उसे आवाज दी। मेरा दोस्त पास ही खड़ा था। मैंने पुकारा तो सादिया हल्की सी शर्मा कर जाने लगी। मैंने कहा, सादिया रुकना, तुमसे थोड़ी बात करनी है। वो बोली, भाई मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा, मेरा नाम नाहिद है, मेरे बड़े भाइयों की आपके परिवार से पहचान है। वो बोली, ओह आप नाहिद, आपका नाम तो बहुत सुना है लेकिन कभी मिले नहीं थे। मैंने कहा, कैसी हो, सब ठीक? वो बोली, हाँ अच्छी हूँ। मैंने अचानक पूछा, क्या तुम किसी से रिलेशन में हो? वो चौंक कर बोली, आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, मैं किसी से रिलेशन नहीं करती, ऐसी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक इंसान तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हें पाना चाहता है। उसके लिए क्या तुम्हारे दिल में जरा भी ममता नहीं है? सादिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या आप तारिक भाई की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, नहीं, मुझे तारिक पसंद नहीं है। मैंने कहा, लेकिन वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, कम से कम उसे ऐसे तकलीफ मत दो। सादिया बोली, अगर तारिक आपकी तरह दिखता तो मैं मान जाती, लेकिन मुझे तारिक पसंद नहीं, आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। मैंने तब उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो सादिया, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर विनती करता हूं, मेरे दोस्त का इस तरह अपमान मत करो, अगर उसे दुख होगा तो मुझे भी होगा। उसी समय मेरे पिता मोटरसाइकिल से मदरसा से लौट रहे थे।
उन्होंने हमें देख लिया। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सादिया जल्दी से हट गई। पिता बिना कुछ कहे सीधे घर चले गए। रात को तारिक ने मुझसे कहा, साले तेरे चक्कर में आज पकड़े गए। अंकल ने तुझे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते देख लिया। मैंने कहा, अरे मैं तो बस तेरी ओर से उससे विनती कर रहा था। तारिक बोला, अच्छा कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए? मैंने कहा, देख मैं कल जा रहा हूं, अब तू उसके सामने पढ़ते रहे, बातें करता रहे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं कॉलेज लौट आया, फिर से पढ़ाई में लग गया और मुक्ता के साथ छिपकर मिलने लगा। क्योंकि वो अब मेरी पत्नी थी, उसके पिता से छिपाकर हम वक्त बिताते थे। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते बाद मेरे पिता ने घर से मुझे फ़ोन किया। बोले, नाहिद शुक्रवार को मैंने तुझे फ़ोन किया था, कॉलेज बंद था। शनिवार दोपहर एक बार घर आ जा, तुझसे कुछ बातें करनी है। मैं पिता की बात टाल नहीं सकता था। शनिवार दोपहर घर चला गया। तब तक लगभग सब बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, बस सबसे बड़े भाई को छोड़कर। भाभियां भी सब घर पर थीं। मैं सोचने लगा, अचानक पिता इस तरह क्यों बुला रहे हैं? शाम को मगरिब की नमाज के बाद पिता ने मुझे घर के सामने बैठने की जगह पर बुलाया। बैठकर बोले, जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगा। मगर अगर लोग सड़क पर ये सब देखते हैं तो हमारी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। मैं इलाके का इज्जतदार आदमी हूँ, तेरी वजह से लोगों के सामने मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसीलिए मैंने तेरी पसंद की लड़की के परिवार और लड़की से बात की है। 3 दिन के भीतर तेरी शादी होगी। अगर तेरे कोई दोस्त बिरादर हैं तो फोन करके बुला ले। मैं हैरान होकर बोला, मेरी शादी किससे? पिता बोले, जिसका हाथ पकड़कर तू रोया था, जिससे तूने मोहब्बत की भीख मांगी थी, उसी लड़की से। मैंने कहा, मैंने किसका हाथ पकड़कर प्यार की भीख मांगी थी? पिता बोले, जिसका हाथ पकड़कर तू भीख मांग रहा था, उसी ने तो मुझे कहा कि तू उसे पागलों की तरह प्यार करता है। चूंकि तू सचमुच उसे चाहता है और तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसीलिए मैंने सब मान लिया है। तेरे बड़े भाई की बात छोड़ दी। तू जिस लड़की को पसंद करता है उसी से तेरी शादी होगी। सब बातें तय हो गई हैं। 3 दिन बाद ही तेरी शादी है। मैंने तब पूछा, अब्बा किस लड़की की बात कर रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, क्यों, सादिया की बात कर रहा हूं, मिर्जाबाड़ी की सादिया। मैं हैरान होकर बोला, मिर्जाबाड़ी की सादिया? पिता ने कहा, हाँ, मिर्जाबाड़ी की सादिया। अब मुझसे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। लड़की के परिवार और लड़की से मैं खुद बात कर चुका हूं। उसने तेरी ओर देखकर नहीं, मेरी ओर देखकर ही हामी भरी है। ये कहकर पिता उठकर चले गए। उन्होंने कहा, अब बाजार सजार करना है, लोगों को दावत देनी है, बहुत काम है, तुझे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं सन्न रह गया। ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे सिर पर गिर पड़ा हो। समझ नहीं पा रहा था कि रोऊं या क्या करूं। दौड़कर मैं अपने दोस्त तारिक के घर गया। सारी घटना उसे बताई। सुनकर वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, देख, तेरे बाप के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने उससे कहा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही मुक्ता से शादी कर ली है, मुक्ता मेरी बीवी है। उसने कहा, देख, अगर तू एक बार भी मुक्ता की बात अपने बाप को बता दे तो पढ़ाई लिखाई का सब कुछ खत्म। तेरा बाप तुझे जिंदा गाड़ देगा। मैंने कहा, दोस्त तो फिर मैं क्या करूं? वो बोला, तू तो अभी ऑनर्स 3rd ईयर में है, कुछ महीनों बाद ही फाइनल परीक्षा है, इस हालत में तेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। तेरे बाप ने चूंकि लड़की के परिवार से पक्की बात कर ली है, शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब पीछे हटना सही नहीं होगा। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? अगर सादिया की बात सोचूं और अगर बाप से कहूं कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, तो बाप पहले ही सब कुछ तय कर चुका है, दिन तारीख सब फाइनल। तब और कुछ कह पाना मुमकिन ही नहीं। और अगर मैं मुक्ता से शादी करूं तो बाप जरूर मुक्ता के बारे में पूछेगा। अगर उसे पता चल गया कि मुक्ता शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है और मैं फिर भी उससे शादी कर रहा हूं, तो बाप मुझे जिंदा गाड़ देगा। पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वो मुझे मार ही डालेगा। मैं क्या करूं? यही सवाल मन में बार बार घूम रहा था। कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं बस नीचे चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था, अल्लाह, क्या तू कोई रास्ता दिखाएगा? अकल दे, मैं क्या करूं? मन बिल्कुल टूट चुका था। समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, बस रो रहा था, पूरी तरह बेबस। उस दिन की घटना याद करके फिर से मन भारी हो गया। तारिक कहाँ गया, कोई खबर नहीं। हाथ में बस एक दिन का समय था।
मैं मुक्ता से बात कर रहा था। मुक्ता बार बार कह रही थी, तुम्हारे लिए मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं मुक्ता के पास भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिलता। मेरा बाप मुझे पकड़ ही लेगा और इस वक्त पढ़ाई भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। रो रहा था। अचानक याद आया, बाप ने कहा था लड़की कुछ बोल रही है, वो ऐसे ही नहीं है। मेरे पास उस समय सादिया का नंबर भी नहीं था। बाप से नंबर लेकर उसे फ़ोन किया, उसने रिसीव किया। मैंने कहा, सादिया, मैं नाहिद। वो बोली, ओह मेरे पति। मैंने कहा, सादिया तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, क्या तुमने मेरे बाप से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर प्यार मांगता हूँ? वो बोली, हाँ कहा था। मैंने पूछा, कब? वो बोली, उस दिन जब आपके अब्बा देख रहे थे। मैंने कहा, सादिया मैं तुम्हारा हाथ तारीख के लिए पकड़ रहा था। वो बोली, मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर मेरे बाप शादी का प्रस्ताव लेकर उनके घर गए। मुझसे पूछा गया मैं राजी हूँ या नहीं। मैंने तब हामी भर दी। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है? वो बोली, नुकसान क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मुझे पसंद करना अच्छा लगा, मैं आपकी बीवी बनने के लिए राजी हूँ। मैंने कहा, सादिया तुमने ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बोली, अच्छा किया या बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिससे दिल लगता है उसी के साथ जिंदगी बितानी चाहिए। फिर उसने फोन काट दिया। सोचते सोचते शादी का दिन आ गया। 2 दिन मैंने तारिक के नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। शादी की सुबह तारिक आखिरकार आया। फिर उससे मुलाकात हुई। तारिक का मन बहुत खराब था। उसने कहा, अरे यार कैसे हो? मैंने कहा, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने ये कैसे किया? सादिया बैठी थी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल किसी इंडियन हीरो की तरह। उसका चेहरा आकर्षक था, दुनिया की लड़कियां उसके लिए पागल हो जाएंगी। मैं काला लड़का होने की वजह से सादिया मुझे पसंद नहीं करती। तू उसके साथ शादी कर और उसे सिखा दे, शादी करके छोड़ दे, तब वह सीख जाएगी। मैंने कहा, दोस्त देख, वह सीख जाएगी, ये बड़ी बात नहीं है, पर अगर मैं उसे शादी करके मुक्ता के पास छोड़ दूं तो मेरे पिता का क्या होगा? मेरे पिता हमारे इलाके में बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं। वे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और धार्मिक मार्ग पर चलते हैं। मेरे भाई मौलाना हैं और अलग अलग जगह वाज धर्मोपदेश करते हैं। मैं ऐसे ही एक अच्छी फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने तब कहा, अब और सोचने जैसा कुछ नहीं है, पगड़ी पहन, पंजाबी पहन, आगे की बात बाद में देखेंगे। मैंने कहा, आगे की बात बाद में मतलब? उसने कहा, तुझ में मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, हाय रे, तू 2 दिन के लिए क्यों भाग गया था? उसने कहा, मुझ पर भरोसा रख, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे मुक्ता के हाथों से बचा लूंगा। मैं तो चिटगांव की किसी हवेली का मालिक नहीं बन रहा। मुक्ता जैसी खूबसूरत औरत में तुझे मुफ्त में नहीं दे रहा, बच्चे भी मैंने तुझे दे दिए हैं। मैंने कहा, ना वो तो तू दे ही चुका है। उसने कहा, तो फिर ये भी आसानी से सुलझ जाएगा, घबराओ मत। उसकी बात मानकर मैंने तब पंजाबी पहन लिया, पगड़ी बांधी और शादी के लिए निकल पड़ा। मन शांत नहीं था, फिर भी शादी के लिए आगे बढ़ा। सादिया के घर जाकर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद घर लौट आया। असर की नमाज के बाद मैंने तारिक को बुलाया। तारिक ने तब मुझे कुछ पाउडर दिए। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोला, रात में पत्नी को दूध पिलाना होता है। तारिक ने कहा, दूध में ये चीज मिला देना। वो बोला, नींद की दवा है। मैंने कहा, ठीक है। तारिक ने कहा, बस सोते समय दरवाजा खुला रखना, मैं सादिया को लेकर जाऊंगा। दरवाजा खुला रहेगा तो कोई समझेगा नहीं कि अंदर से कोई आ रहा है। मैंने कहा, ठीक है। फिर पाउडर जेब में रखकर मैं सुहागरात के कमरे में गया, दूध मिला दिया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। असल में बंद नहीं किया था, तारिक हमारे घर ही था। फिर भी मैंने दूध पिलाया। उसने पहले पिया, फिर मैंने पिया। नींद की दवा खाए कुछ मिनट बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। होश आया तो देखा सादिया मेरे बगल में पड़ी हुई थी। रात को क्या हुआ मैं ठीक नहीं जानता। उस हालत में मैंने तारिक को फोन किया। सादिया के घर मेहमान आ रहे थे। सब सोच रहे थे सादिया नई सुहागरात में सो रही है, इसलिए किसी ने हमें नहीं बुलाया। मैंने उसे कॉल किया, तारिक तू कहाँ है? मैंने पूछा। वो बोला, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा, तू तो कह रहा था कि सादिया को ले जाएगा, पर सादिया अब मेरे बगल में पड़ी है। तारिक ने कहा, अचानक लगा उसे सजा देना उसके साथ रखकर संभव नहीं है, इसलिए उसे लेकर नहीं जा सका। सादिया काफ़ी बड़ी और सेहतमंद थी, तब भी उसे साथ ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था।
और तुम्हारे घर में इतने लोग, इतने मेहमान, पूरी रात कोई नहीं सोया। मैं बहुत मुश्किल से तेरे कमरे के अंदर गया। अब मैं क्या करूं? ले जाने में असमर्थ रहा तो क्या करूं? मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो उसके साथ पूरी रात सोया था। उसने कहा तू चिंता मत कर, जो कुछ मैं कर रहा हूं तो बस कॉलेज के काम में मन लगा, महत्वपूर्ण काम है इसलिए चला जा। मैंने कहा कैसे जाऊं? अजीब बात है, नई पत्नी को छोड़कर चले जाना संभव है? वो बोला जो मैं कह रहा हूं वैसा कर, कोई समस्या नहीं, बाकी बाद में समझेगा, तू अपना घर संभाल। 4 दिन तक मैं सादिया के साथ रहा, फिर एक रात हमारी शारीरिक नज़दीकियां भी हुईं। 5 दिन बाद घर लौटकर कॉलेज में फाइनल परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसके 2-3 दिन बाद वो कॉक्स बाजार चिटागोंग चली गई। फिर मेरे पिता ने फ़ोन करके ज़ोरदार गालियां दी। उन्होंने कहा तेरे पर केस हुआ है, जहां भी हो वहां से भाग जा, मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं नहीं जानता था क्या करूं। तब मैंने मुक्ता से कहा मेरे घर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, मैं जा रहा हूं। मैसेज करके दोस्त के घर गया और छिप गया। अगले दिन मेरे ही मकान में पुलिस आकर पूछताछ करने लगी। उस वक्त तारिक का नंबर भी बंद था, सादिया का नंबर भी बंद था। पता नहीं वे कहाँ गए। पुलिस मुक्ता के पास आकर कहती है सुहागरात के कमरे में नववधू का फायदा उठाने के लिए मैंने अपना दोस्त घुसाया और मेरा दोस्त वीडियो बनाकर मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है, इसके लिए मैं सहायता कर रहा था। ये कहकर पुलिस वहां से चली गई। इस बीच मुक्ता ने मुझे फोन करके बहुत बुरी गालियां दी। कहा तू कितना बुरा और बदतरीन इंसान है, तूने ऐसा कैसे किया? घर जाकर शादी कर ले और अपनी पत्नी के साथ जो चाहो कर, पर अपनी पत्नी के सुहागरात के कमरे में तूने अपना दोस्त कैसे घुसा दिया? और तेरा दोस्त उस लड़की की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? लड़की के परिजन ने भी तेरे खिलाफ केस किया है। उनका नंबर अभी भी बंद था। उसके बाद मेरी परेशानियों की शुरुआत हुई। मेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुलिस लगातार मुझे खोजने आती रही। सामने मेरा फाइनल ईयर का परीक्षा था। मैं डिप्लोमा इंजीनियर बनना चाहता था। अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भागना पड़ा। भागने के बाद और भी उलझनें सामने आ गईं। मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े भाई को भी एक साथ गिरफ्तार किया गया। उसी समय तारिक के परिवार पर भी संकट छा गया। तारिक के पिता को क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। चट्टाग्राम या कॉक्स बाजार या चट्टोग्राम में रहना मेरे लिए बेहद जोखिम भरा हो गया, क्योंकि सादिया के परिवार के कई लोग प्रशासनिक स्तर पर काम करते थे। उन्होंने इतनी पिटाई, शिकायतें और मुकदमे किए कि मैं अब चट्टोग्राम में नहीं रह सका। इसलिए मैंने भागकर ढाका आना ठाना। ढाका आकर एक दोस्त की मदद से मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। आज लगभग 4 साल से उसी नौकरी में काम कर रहा हूँ। तब से मैं कॉक्स बाजार वापस नहीं गया। इन 4 वर्षों में मेरे पिता 3 महीने जेल में रहे। बड़े भाई भी कुछ समय जेल में रहे। परिवार के रूप में बहुत कष्ट सहना पड़ा। मेरे पिता इतने दबाव में आए कि उन्हें स्ट्रोक हो गया और वे लंबे समय तक अस्पताल में रहे। परिवार के सभी लोगों और गांव वालों को गवाह बनाकर मेरे पिता ने मुझे त्याग कर दिया। आज 4 साल हो गए। तारिक से मेरा कोई संपर्क नहीं है। बस सुना है कि तारिक के परिवार ने उसे विदेश भेज दिया। तकनीकी रूप से तारिक के लिए इंडियन पासपोर्ट बनवाकर उसे इटली भेज दिया गया। तारिक के नाना के घर या नाना की तरफ के कई रिश्तेदार इटली में रहते थे। उनकी मदद से पासपोर्ट बनवाकर उसे इटली भेज दिया गया। 4 साल से तारिक ने मुझे फोन नहीं किया, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेरी जिंदगी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, पर कभी एक बार भी मुझसे पूछताछ नहीं की। मेरे पिता ने धैर्य से सब कुछ सहा। मेरे भाइयों ने मेरी खबर तक नहीं ली। कोरोना के बाद मैं एक बार पिता को देखने घर गया था, पर खबर फैल गई थी। मेरे पिता ने अपने कामकाजी लोगों को कह दिया था कि अगर मैं जबरदस्ती घुसा तो सीधे मार भी दिया जा सकता है। इसलिए मैं डर के मारे घर नहीं पहुंचा और वापस लौट आया। अब मैं ढाका के मीरपुर में नौकरी कर रहा हूं। अब मुझे जीवन में और कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। परिवार से कट चुका हूं, अपनी पत्नी मुक्ता से भी अलग हो गया हूं। अंततः मुक्ता ने मुझे तलाक दे दिया और अपने परिवार के अनुसार किसी और लड़के से शादी करके खुशी जीवन बिता रही है। सादिया की भी फिर से शादी हो गई है। वो अपने पति और बच्चे के साथ ठीक है। तारिक इटली में है, वो कैसे है ये मुझे पता नहीं। मेरे भाई लोग शादी कर बस गए हैं, माँ बाप ठीक हैं। मैं हर रात आपकी कहानी सुनता हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपसे एक ही गुजारिश है, भाई आप ये कहानियाँ सुनाना मत बंद करें। आप नहीं जानते इन जिंदगियों की कहानियाँ सुनकर कितने लोग बच गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी कहानियाँ सुनने से ही मैं जिंदा हूँ, इसलिए कभी से बंद मत करिए। अगर किसी दिन आपकी कहानियाँ नहीं मिलेंगी तो मैं सो भी नहीं पाऊँगा। आपके लिए दुआएं और प्यार। अगर आप कभी ढाका आएँ तो मैं आपको ढूंढना चाहूँगा। किसी भी तरह मिल पाएँ तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। अच्छा रहें,
अस्सलामुअलैकुम।